Hello, my dear students. Your teacher Diveshri is back here. So, my dear students, as we were doing types of nouns, and in my previous class, I taught you about the use of gerund in the sentences. Okay, so today we are going to do infinitive type of noun and also the difference between infinitive noun and gerund form of noun. इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ नाउन समझाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं जिसे आप ध्यान से सुने। अगर मैं आपसे कहती हूं आओ, तो आप उसकी इंग्लिश क्या कहेंगे? कम, राइट? यहां मैं अगर आपसे कहती हूं आना, तब आप उसकी इंग्लिश क्या कहेंगे? बहुत से बच्चे कहेंगे कम, लेकिन वो क्या है? गलत। अगर आप कहते हैं जाओ, तो आप कहेंगे गो। अगर आप कहते हैं जाना, तो आपको क्या कहना चाहिए? टू गो। अगर आप कहते हैं पियो, तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में उसको? ड्रिंक। लेकिन अगर आप कहते हैं पीना, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? टू ड्रिंक। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? हर वो क्रिया जिसके अंत में ना ध्वनि आती है, कौन सी ध्वनि आती है? ना। आप जब उसको इंग्लिश में बोलते हैं, यू आर चेंजिंग और ट्रांसलेटिंग इट इनटू इंग्लिश विद यूजिंग दैट वर्ब, ओके? तो आप उसके आगे टू का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम किसी भी वर्ब के आगे, वर्ब कौन सा वर्ब? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे गो, कम, ईट, स्लीप, रीड, प्ले और बहुत सारे वर्ब, जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप बोलते हैं और उसके वर्ब के लिखने से पहले आप उसके आगे टू का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब आपने उस वर्ब को चेंज कर दिया है नाउन में। कौन से नाउन में? इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ नाउन। यानी कि हर वो शब्द जिसका अंत किस ध्वनि से हो रहा है? ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? रिमेंबर दिस डिफरेंस। जैसे खाना, टू ईट, पीना, टू ड्रिंक, सोना, टू स्लीप। तो ये क्या है आपके? ये वो वर्ब हैं जिनको आपने नाउन में चेंज किया। व्हाइल यूजिंग दीज वर्ब into the sentences, हम क्यों बदल रहे हैं इन वर्बों को नाउन में? क्योंकि मैंने आपको समझाया था मेरी पिछली कक्षा में कि when we are framing a sentence, तो उस सेंटेंस में हमेशा जो सब्जेक्ट होता है, या तो वो नाउन होगा या तो वो फिर प्रोनाउन होगा। इसके अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती। ना ही वो वर्ब हो सकता है, ना ही वो एडजेक्टिव हो सकता है। वो होगा तो क्या होगा? आइदर नाउन और प्रोनाउन। और अगर वहां पर वर्ब है तो आपको उसको नाउन में बदलना होगा। और वो आप किस नाउन में बदल सकते हैं? आइदर इन जरंड और इन इन्फिनिटिव नाउन। अगर आप जरंड में बदलेंगे तो मैंने क्या बताया था? आप वर्ब की पहली फॉर्म जो है उसके साथ सिंपली आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे गो क्या है? दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो। अगर आप इसके साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? गोइंग। तो वर्ब किस में चेंज हो गया? नाउन में। अगर कम है उसको आपने आईएनजी में चेंज किया तो क्या बन जाएगा? कमिंग। तो वो वर्ब किस में चेंज हो गया? नाउन में, राइट? अगर है ईट, आईएनजी लगा दो,
ईटिंग, तो वो वर्ब जो है वो किस में बदल गया? जरंड फॉर्म ऑफ नाउन, राइट। अगर इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ नाउन में आप इसको बदलना चाहते हैं तो आप उस वर्ब के आगे क्या लगा देंगे? टू, TO2. So this is the minor difference between infinitive and gerund form of noun. But ये बहुत ही मुश्किल लगता है उन्हें जो इसको ध्यान से समझते नहीं हैं। और देखा जाए तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है जब आप एक वाक्य के अंदर वर्ब को चेंज करते हैं नाउन में। और वो दो प्रकार के नाउन हैं जिनमें आप उनको बदल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक सेंटेंस जब आप बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट की फॉर्म में हमेशा नाउन ही होगा, वो कभी भी वर्ब नहीं हो सकता। या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा, ठीक है। जो क्रियाएं होंगी आप उनको किस में बदलेंगे? उनको आप नाउन में बदलेंगे। लेकिन अगर वाक्यों की बात करें उसके अंदर और क्रियाएं हैं तो आप अपनी मर्जी से उनको बदल सकते हैं। आइदर यू यूज इन्फिनिटिव नाउन और यू यूज जरंड फॉर्म ऑफ नाउन। चलिए कुछ उदाहरण के साथ करते हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे ये एक वाक्य मैंने लिखा है, रोहन खेलना और पढ़ना, ना ध्वनि का ध्यान रखिएगा, ठीक है, जानता है। When you are going to translate a Hindi sentence into English, तो हमेशा उस वाक्य के अंत में देखिए कि वाक्य का जो अंत हो रहा है वो कौन से टेंस में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है जानता है, सो दिस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। अब कौन जानता है? रोहन जानता है, तो मैंने लिखा रोहन नोज। ध्यान में क्या बात रखनी है कि वाक्य का अंत जो हो रहा है वो किस टेंस में हो रहा है। आपको उस टेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको आपको वैसा ही लिखना होगा। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप लिखेंगे रोहन नोज, ठीक है। अब कौन सी क्रियाएं हैं जो रोहन नोज? व्हाट वर्ब? एक लिखा गया है खेलना, पढ़ना, तो ना ध्वनि है यहाँ पे, तो आप इनको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। या तो आप इसको जरंड में चेंज कर लीजिए या तो आप इसको इन्फिनिटिव में चेंज कीजिए। चलिए हम पहले इन्फिनिटिव में चेंज करते हैं। तो हमने क्या लिखा? रोहन नोज टू प्ले एंड टू रीड। क्योंकि हम इसको इन्फिनिटिव में बदल रहे हैं तो जो भी क्रिया है खेलना, पढ़ना, उनके आगे टू जरूर लगेगा। आप कभी भी सिर्फ ऐसा लिखकर नहीं छोड़ सकते रोहन नोज टू प्ले एंड रीड, ये इनकम्प्लीट है, दिस इज रॉन्ग। ओके, यू हैव टू राइट लाइक दिस, रोहन नोज टू प्ले एंड टू रीड, ठीक है। सो दिस इज योर कंप्लीट सेंटेंस। एंड विच टाइप ऑफ नाउन यू यूज्ड हियर? इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ नाउन, ओके। क्योंकि जब हम इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ नाउन यूज करेंगे तो हर वो क्रिया जिसकी ध्वनि अंत में ना करके आ रही है आप उसके आगे टू लगा देंगे, तो वो वर्ब जो है, वो क्रिया जो है वो बदल जाएगी नाउन में, ओके। अब चलिए हम इसको जरंड में बदल के देखते हैं। यहां लिखा रोहन खेलना और पढ़ना जानता है, तो मैंने सबसे पहले क्या समझाया आपको कि हमें वाक्य किस टेंस में दिया गया है उस टेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें शुरुआत वहीं से करनी है। रोहन अब कौन सा टेंस है? जानता है, सो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम लिखेंगे रोहन, ही इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो रोहन नोज, ओके। अब क्या जानता है भाई? खेलना और पढ़ना। आप इसको जरंड में बदल सकते हैं, इन क्रियाओं को जरंड में बदलिए। इस वर्ब को, क्रिया मीन्स व्हाट? नेमिंग वर्ड,
action words. Kriya what? Action words. All action words are called verb, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं. तो खेलना means playing and पढ़ना मतलब reading. So आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? gerund में. रोहन knows playing and reading. So this is a correct sentence. Okay. चलिए एक और उदाहरण के साथ करते हैं. वह कार चलाना जानती है. तो सबसे पहला सेंटेंस जो पहली टिप जो है वो आपकी जो ध्यान में रखनी है, रूल, वो क्या कि वाक्य में कौन सा टेंस यूज किया गया है. अंत देखिए कैसे हो रहा है वाक्य का. जानती है. सो दिस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट. कौन जानती है? वह. तो वह के लिए प्रोनाउन इट इज शी. शी नोज. क्या जानती है भाई? कार चलाना. तो ना ध्वनि वाला आया क्रिया यहाँ पर. तो यानी कि अब आप इसके साथ अपनी मनमर्जी कर सकते हैं. चाहे उसको जरंड में यूज करिए, चाहे उस क्रिया को आप इन्फिनेटिव नाउन में बदलिए. तो चलिए हम दोनों में करके देखते हैं. पहले हम इन्फिनेटिव में करते हैं. शी नोज टू ड्राइव. ठीक है. अब यहाँ कार की बात हो रही है तो आप लिख सकते हैं शी नोज टू ड्राइव द कार. ओके. सो दिस इज इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ नाउन राइट हियर. अगर आप लिखते हैं शी नोज ड्राइविंग द कार, सो हियर यू यूज्ड gerund. What you used here? gerund. Okay. थोड़े और उदाहरण देते हैं. अब अगर आपको डायरेक्ट सेंटेंस इस तरह से आ जाता है, खेलना आसान नहीं है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ना ध्वनि की क्रिया शुरुआत में ही आ गई है. खेलना. आगे नेगेटिव में सेंटेंस आ गया आसान नहीं है. तो हम बिल्कुल बिगनिंग से ही शुरू कर देंगे. हम भी यहाँ लिखा है खेलना, तो आपकी मर्जी है. अगर आप इन्फिनेटिव में बदल रहे हैं तो आपको पता है इन्फिनेटिव में जब बदलते हैं तो वर्ब के आगे क्या लग जाता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे क्या लग जाएगा? टू. तो खेलना की इंग्लिश क्या होती है? प्ले होती है, बट कैसे? टू लगाकर. टू प्ले. खेलना. मैंने शुरुआत में बताया था अगर मैं आपसे कहूंगी खेलो तो आप बोल सकते हैं प्ले. अगर मैं क्या बोलती हूं? खेलो, तो आप क्या बोलेंगे हिंदी में उसको? खेलो मीन्स प्ले. लेकिन अगर बोला जाता है खेलना तो आप इसकी इंग्लिश क्या बोलोगे? टू प्ले. दिस इज करेक्ट. ओके. टू प्ले. आसान नहीं है. वेरी सिंपल इट इज. है की अंग्रेजी इज होती है ना. टू प्ले is not easy. Full stop. So in this way you have to change this into infinitive form. अब अगर आप gerund लगाना चाहते हैं, खेलना आसान नहीं है, playing is not easy. So this both way you can do. This is your choice. अगर इस तरह से वाक्य आता है, झगड़ा करना गंदी बात है. डायरेक्ट है. फिर से आप देखिए झगड़ा करना, तो क्रिया आ गई यहाँ पे करना की. झगड़ा करना तो क्या हुआ फिर यहाँ पे? टू फाइट है ना. करना. टू फाइट इज अ बैड थिंग. अगर gerund में चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे? फाइटिंग इज अ बैड थिंग. आई होप the difference between infinitive noun and gerund, it is clear to you by giving all these examples, right? अगर हम infinitive में बदलते हैं verb को तो कुछ नहीं, सिर्फ उसके आगे to लगेगा. और हिंदी में कैसे बोला जाता है? उसके अंत में ना ध्वनि आती है, right? अगर gerund है तो हम verb के पीछे क्या लगा देंगे? ing लगा देंगे. लेकिन ध्वनि क्या रहेगी? ना वाली. अंत में ना की ध्वनि आएगी. इस बात का आपको ध्यान रखना है. ठीक है. अब इस उदाहरण में देखिए, चोर चोरी करना, गाली देना और लड़ना जानता था. तो सबसे पहले क्या ध्यान में देंगे?
कि वाक्य जो बनाया गया है वो किस टेंस का है। तो जानता था, सो दिस इज अ पास्ट इंडेफिनिट। ओके, राइट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिर? चोर, कौन जानता था? चोर। द थीफ न्यू, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी क्योंकि जानता था। द थीफ न्यू, क्या जानता था? चोरी करना, ना को ना भूलें, गाली देना और लड़ना। सो इट मीन्स अब आप इसको किस में चेंज कर सकते हैं? It's your time to play a game with these verbs. So either you change into gerund or into infinitive. So अगर आप infinitive में बदलते हैं तो कैसे लिखेंगे? The thief knew to steal, to abuse and to fight. और अगर आप इसी को gerund में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? The thief knew stealing, abusing and fighting. I hope everyone understood the difference between infinitive noun and gerund. ये बहुत मुश्किल लगता है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन अगर आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करके जब बोलते हैं और करते हैं और वाक्यों को समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको कुछ हिंट दिए कि हिंदी में जब हम बोलते हैं वाक्यों को, उनमें किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो कि टेंस, सेंटेंस जो बना है वो किस टेंस में बना गया है ना। सबसे पहले उस बात को ध्यान में रखिए। फिर जो सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है ना। तो जो सब्जेक्ट है, तो जब आप हिंदी में बोल रहे हैं तो सब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा, ठीक है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। एक्शन जिसके द्वारा किए जाते हैं वही सब्जेक्ट होता है। और हमेशा मैंने जैसे पीछे भी आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी क्रियाएं उस वाक्य के अंदर हैं, उन क्रियाओं को आप नाउन में बदलिए। तो वो कैसे बदल सकते हैं? वो गेम आप सिर्फ या तो इन्फिनिटिव के साथ यूज कर सकते हैं या तो फिर gerund फॉर्म ऑफ नाउन के साथ कर सकते हैं। आई होप today's this class is very much helpful to you for understanding the difference between infinitive type and the gerund type of noun. Bye kids, please like, subscribe and press the bell icon for videos notifications. Thank you for liking my videos. Bye everyone.